नमस्कार दोस्तों, बलोत्रा आश्रम के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश आप सभी का यहां पर स्वागत करता हूं। हमने रीट का जो सिलेबस था पिछली क्लास में हमने उसको जाना था, उसके बारे में समझा था कि हमारे रीट में जो भी एग्ज़ाम पेपर आएगा उसमें कहां कहां से क्वेश्चंस अराइज होंगे, कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो दोस्तों आज हम उससे आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे, उससे आगे अध्ययन करना चाहेंगे। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो है उसे शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि हम अपनी क्लास को प्रारंभ कर सकें। अधिक से अधिक लोग इसको, अधिक से अधिक विद्यार्थी, अधिक से अधिक दोस्त यहाँ पर इस सेशन को देखने के लिए आए, ताकि इस सेशन को हम और अच्छे तरीके से बहुत ही बेहद ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो आपके जितने भी व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप है, जितने भी मित्र है, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, जहाँ पर भी है, अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब हम अपनी क्लास को आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ण विचार को समझेंगे। वैसे डायरेक्टली देखें तो ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, उससे आगे हम आज अध्ययन करना चाहेंगे कि ये वर्ण विचार है जो हमारे इस पूरे सिलेबस का एक आधार है। ये आधार समझेंगे तभी हमारा आगे का कार्य होगा। आधार को समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे सिलेबस में है कि नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से ये सिलेबस में है। सीधा देखें तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बिना हमारा सिलेबस कोई काम का नहीं है। हिंदी व्याकरण की हमने सिलेबस में बात की थी कि हमारा जो सिलेबस है वो 15 नंबर का व्याकरण आएगा और 15 नंबर की जो हमारी है वो शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों हम इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ये 15 नंबर की पहले हम क्लास पूरी करेंगे, अगर व्यवस्था हुई तो ये दोनों क्लासेस साथ साथ लेकर आने का भी प्रयास करेंगे। इसी के साथ 15 नंबर के जो शिक्षा शास्त्र है, इकाई नंबर 1 से लगाकर 3 तक इसको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, और इकाई नंबर 4 से लगाकर 6 तक का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। दोस्तों हमारा ये सिलेबस है वो हमने विस्तृत बात कर ली थी, लेकिन आज हम उससे आगे का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्याकरण टॉपिक है, उसको हम व्याकरण से हम आज अपनी शुरुआत करेंगे। तो इसमें वर्ण विचार को आज जानते हैं। तो दोस्तों हम इसको सीधा प्रारंभ करते हैं कि वर्ण विचार क्या होता है, भाषा क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं हम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या होती है। तो भाषा दोस्तों आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि भाषा जो हमारे विचार है, विचारों का विनिमय, विचारों की अभिव्यक्ति, जिसे हम भाषा कहते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति, या फिर हम कहते हैं कि भावों का आदान प्रदान। तो दोस्तों इसको हम जानते हैं कि जो हमारे पास भाव है, विचार है, उसको हम किस प्रकार से अभिव्यक्त कर पाते हैं। मतलब ये है कि हमारे मन के जो विचार है, जो हम दूसरे लोगों को, हमारे समाज, हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे समुदाय के लोगों को, हम उनसे आपस में हम अपने विचार उन तक कैसे पहुंचाए और उनके विचार हम तक कैसे आए, उनको हम कैसे समझ पाएँ। तो ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे हम भाषा कहते हैं। और अपने मन में जो भाव आते हैं, कि विभिन्न प्रकार के भाव आते हैं, उसको हम प्रकट करते हैं और उसका आदान प्रदान करते हैं। हमारे भाव को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे के भावों को हम समझते हैं, तो इसे हम भाषा कहते हैं। तो दोस्तों भाषा के बारे में हमने बात की। तो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है भाषण करना या फिर बोलना, धातु से बना है, इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ इसका अर्थ होता है भाषण करना या फिर बोलना।
तो दोस्तों इसको हम सबसे पहले इसलिए जाना क्योंकि ये हमारे सिलेबस का अहम पार्ट्स है। और जो भाषा है, भाषा के बिना हम, भाषा है वो हमारी लैंग्वेज फर्स्ट है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसका हम अध्ययन करना होता है। तो ये हम इसका जो टॉपिक है इसको हम भाषा, प्रथम भाषा के रूप में देखते हैं। भाषा हमारी प्रथम है जिसकी, उसके आधार पर हम ये बात करते हैं दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है। तो भाषा एक विचारों की अभिव्यक्ति है, और जो अपने मन के विचार है उसको हम प्रकट करते हैं दूसरों के सामने, और दूसरों के विचारों को हम समझते हैं। इसका मतलब ये होता है कि भावों का जो आदान प्रदान होता है, पर करने का जो तरीका है, साधन है, उसे हम भाषा कहते हैं। दोस्तों इससे आगे हम अपनी क्लास अभी प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम भाषा की, जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी वर्णमाला है, मानक वर्ण है, उसको हम जानते हैं कि हिंदी भाषा के मानक वर्ण कौन कौन से है, मानक वर्णमाला कौन कौन सी है। क्योंकि हम क्लास लेवल फर्स्ट, हम लेवल 2 में जब जाएंगे तो बच्चों को सबसे पहले हम यही सिखाएंगे कि वर्णमाला क्या है, उसके बारे में। वर्णमाला के अतिरिक्त हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले हम मानक वर्णमाला के बारे में जानते हैं, मानक वर्णमाला। फिर उसका अलग अलग हम प्रयास करेंगे कि अलग अलग समझेंगे कि उसके कौन कौन सा टॉपिक है, कि क्या क्या है, कितने प्रकार की जो वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम हिंदी की जो मानक वर्णमाला है उसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास एक ये अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे पास टोटल कितने वर्ण हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हमारे पास टोटल 11, जिसे हम स्वर कहते हैं। ये हमारे पास 11 स्वर है, 11 स्वर है। और ये हमारी हिंदी की वर्णमाला यहाँ से प्रारंभ होती है। इसके बाद में हमारे पास ओ, औ के बाद में जिसे हम अंग और अह, ये 2 और वर्ण हैं। ये 2 अयोग वाह है, अयोग वाह। अयोग वाह का मतलब बता देता हूँ दोस्तों, आगे हम विस्तृत इसकी बात करेंगे। तो अयोग वाह का मतलब होता है कि योग, ये योग होता है और ये हमेशा स्वर होते हैं, स्वर का अनुसरण करते हैं। अनुसरण स्वर के बाद में ही आते हैं, ये स्वर के बाद में नहीं आते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर भी स्वर लिया है, यहाँ पर भी स्वर लिया है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमेशा स्वर को फॉलो करता है, स्वर का अनुसरण करता है और स्वर के बाद में ही आता है। जैसे हम अहम लिखते हैं, ये मान लो अहम है, तो इसमें भी इससे इसके पीछे स्वर है। जैसे ये अ स्वर है, फिर ये अ व्यंजन है, फिर अ वापस स्वर है, और फिर ये है। इसे हम आगे विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि अयोग वाह है। इसके बाद में स्वरों के बाद में हमारे पास व्यंजन आते हैं। तो अब इसके बाद में हमारे पास व्यंजन आते हैं, व्यंजन। तो व्यंजनों की अलग अलग कैटेगरी है, उसके हम बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये हमारे पास क वर्ग, क वर्ग होता है। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। ये दोस्तों समझने की बात है कि हम अधिकतर हमारे यहाँ पर जो हमारा मारवाड़ का जो इलाका है, जोधपुर संभाग का, इधर के आसपास का इलाका है, वहाँ पर हम लोग इसको काफ़ी नज़दीकी से नहीं देखते। इस पर हम बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार के 2 वर्ण होते हैं। एक तो ये होता है और एक ये होता है। इन दोनों में हम, एक ये होता है और एक ये होता है। एक की बिंदी यहाँ लगी होती है और एक यहाँ लगी होती है। इसको हम आम तौर पर बहुत प्रकार की गलतियाँ करते हैं कि इसको भी ये समझ लेते हैं और इसको ये समझ लेते हैं, ये दोनों अलग अलग है। तो इसका उच्चारण हम क वर्ग है। क वर्ग के हमारे 5 वर्ण हैं, जैसे क, ख, ग,
घ, ङ, इसको ङ कहते हैं, ये ड़ है। इसको हम आगे बात करेंगे, ये अभी हमारे यहाँ का नहीं है। क वर्ग, फिर च वर्ग। च वर्ग के दोस्तों, च वर्ग के भी 5 वर्ण हैं, 5 व्यंजन हैं। च, छ, ज, झ और य। फिर हमारे पास ट वर्ग है। ट वर्ग के भी 5 वर्ण हैं। इसका ट, ठ, ड, ढ और ण। ये दोस्तों हम इसके बारे में समझते हैं। इसके बाद में त वर्ग है। त वर्ग के भी हमारे पास 5 वर्ण हैं। त वर्ग, इसमें त, थ, द, ध और न। फिर अंतिम वर्ग है हमारा प वर्ग। प वर्ग में भी हमारे पास 5 वर्ण है। प, फ, ब, भ और म। हमारे पास ये 5 जो वर्ग है, 5 वर्गों के हमारे पास 5 × 5 टोटल 25 वर्ण हुए, 25 वर्ण हुए। तो दोस्तों इसका हम उच्चारण स्थान के बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी पहले हम छोटी सी एक व्यंजन के बारे में, एक मानक हिंदी वर्णमाला के बारे में मोटी मोटी जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर आगे इसको विस्तार से। तो अब दोस्तों ये आपके समझ में आ गया हो तो मैं इसको अभी इरेज करता हूं, क्योंकि आगे की जो वर्णमाला है हमारी आगे लिखते हैं। तो ये हमारे पास 11 स्वर हुए। इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ये हमारे पास 11 स्वर हुए। जब स्वरों का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो उसको हम अलग अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में 2 अयोग हुआ है, और फिर हमने जो व्यंजन है उसमें 25 व्यंजनों के बारे में बात की। क वर्ग की दोस्तों, ये आगे मैं क वर्ग कहूँगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये क वर्ग है। ये क वर्ग का पंचम वर्ण है, इसको हम पंचम वर्ण कहेंगे। आगे हमारे पास ये वर्ण है, ये जैसे करेंगे ना प्रत्येक वर्ग का पहला, तो ये पहले पहले वर्ण आ जाएंगे। फिर हम बात करेंगे कि क वर्ग का दूसरा, तो ये ख आ जाएंगे। जिस भी वर्ग की बात करेंगे, दूसरा शब्द, दूसरे वर्ण की बात करेंगे तो ये दूसरा हो जाएगा, ये सभी तीसरे हो जाएंगे और ये सभी चतुर्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके बारे में हम विस्तृत आगे बात करेंगे। ये आपको अभी याद रखना है, क्योंकि ये जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं वो आगे हमारा, आगे जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक को भी आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पर हमें बहुत ही लाभदायक है, हमारे बहुत काम की चीज़ है। और इसको याद रखेंगे तो आगे ही हम सफल हो पाएंगे, क्योंकि आगे की जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी हम पढ़ेंगे, तो वो इस पर डिपेंड है, इस पर निर्भर है। इसीलिए तो मैंने आपको पहले कहा था कि ये आधार है। इस आधार को हमने स्पर्श व्यंजन तक बात की, तो इसके आगे की हम अब बात करते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम अंतस्थ है, हमारे पास 4 व्यंजन वर्ण है जो अंतस्थ है, तो अंतस्थ की बात करते हैं। फिर हम ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं, और फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पहले हम अपनी वर्णमाला को जान लेते हैं। इसके बाद में हमारे पास 4 है, वो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है वो य, र, ल और व। ये चारों वर्ण हैं जो व्यंजन है वो हमारे पास अंतस्थ है। इसके बाद में हमारे पास 4 वर्ण और है दोस्तों, वो संघर्षी वर्ण है, जिसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और ये 4 और है वो संघर्षी है। संघर्षी का मतलब क्या होता है दोस्तों? संघर्षी का मतलब क्या होता है बताइए? संघर्षी का मतलब ये होता है कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं, संघर्षी व्यंजन, तो इसका हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ है, जो हमारी जीवा है, वो उच्चारण करते हैं तो उच्चारण स्थानों के साथ संघर्ष के साथ वायु बाहर आती है। प्राण वायु है वो संघर्ष के साथ हमारे मुख से बाहर आती है, तो इसी कारण इस व्यंजनों को, इन वर्णों को हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं दोस्तों? तो बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि ये संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ये श, ये श और स और ये ह, ये 4 व्यंजन है वो हमारे पास संघर्ष के साथ जब इनका उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो ये प्राण वायु है वो हमारी फेफड़ों से निकलती है और मुख के द्वारा बाहर निकलती है, तो ये बहुत ही संघर्ष के साथ बाहर आती है। इसकी वजह से इनको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इसके बाद में दोस्तों हमारे पास जो मानक हिंदी वर्णमाला है उसमें हमारे पास 4 है वो मिश्रित व्यंजन है। कौन कौन से मिश्रित व्यंजन है? मिश्रित
उनको हम उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों कमेंट में बताइए कि मिश्रित व्यंजन है वो कौन कौन से हैं। तो आप बताइए मिश्रित व्यंजन कौन कौन से हैं। तो हमारे पास मुख्य रूप से 4 मिश्रित व्यंजन हैं। मिश्रित व्यंजन तो हमारे पास ये भी 4 है, क्ष, त्र, य और श्र। दोस्तों ये मिश्रित का मतलब ये होता है कि दो हमारे पास व्यंजन हैं, दो व्यंजनों से मिलकर बने हुए वर्ण होते हैं, उसे हम मिश्रित व्यंजन कहते हैं। मिश्रित मतलब ये होता है कि एक व्यंजन और उसके साथ एक और व्यंजन, दोनों ही व्यंजन मिलके जब एक अन्य वर्ण व्यंजन का निर्माण करते हैं तो उसे हम मिश्रित व्यंजन कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से व्यंजन मिले हुए हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें एक तो ये क है, हलंत वाला क, मतलब ये है कि स्वर रहित, जिसके नीचे इसके बारे में हम बात कर देते हैं कि ये किसी भी वर्ण के नीचे जब ये हल लग जाता है, हल जैसी आकृति लग जाती है, तो इसे हम कहते हैं कि इसमें स्वर नहीं होता है। जैसे हम इसको सीधा सा लेते हैं तो इसमें अ स्वर इसके साथ में है, तो ये व्यंजन और स्वर दोनों मिलके एक वर्ण बना है, और ये वर्ण है जो इसमें स्वर रहित व्यंजन है, इसलिए क्ष, इसके बाद में ये छ, ये भी स्वर रहित है, फिर इसमें एक स्वर है अ। तो दोस्तों इसका जो संरचना है वो आपको समझ में आ गई कि ये क्ष, इसको क्ष पढ़ा जाता है, क, श और अ। फिर हम बात करते हैं कि त्र। तो त्र में हमारे पास कौन कौन से है, तो एक तो है त, फिर है र, फिर है अ। अब हम दोस्तों इसको हम आमतौर पर यहाँ पर हमारे उच्चारण में क्या हुआ है कि जो हमारा क्षेत्रीय प्रभाव है वो हावी हो जाने की वजह के कारण हम इसको य पढ़ते हैं, जबकि इसमें इसका संरचना है वो ज प्लस य है और तो हमारा ये इसको ज पढ़ना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ पर उच्चारण जो ये हमारा क्षेत्रीय उच्चारण का प्रभाव है जिसकी वजह से हम इसको ग पढ़ते हैं। फिर ये हमारे पास श्र है, तो इसमें ये श, फिर र, फिर अ। तो दोस्तों आपको ये बात आमतौर पर समझ में आ गई होगी कि ये जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजनों में हमारे पास किस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर बना, किस प्रकार से ये मिलकर एक बने, इनकी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद में हमारे पास दो ऐसे व्यंजन हैं, दो ऐसे वर्ण हैं जिसको हम उत्क्षिप्त कहते हैं। उत्क्षिप्त कहते हैं मतलब ये है कि जो पहले थे, जब हमारी ये भाषा बनी थी उस समय ये हमारी भाषा में नहीं थे, ये बाद में आए हैं, उत्क्षिप्त वर्ण हैं। इसमें हमारे पास जब हमने पहले बात की थी शुरुआत में, तो इसमें अढ़ की बात की थी और अब हम बात करते हैं ढ की। तो ये जो दो वर्ण हैं इनके बारे में भी हम आगे अच्छी और गहराई से बात करेंगे कि दोस्तों ये क्या क्या होते हैं। अब हम सीधे आगे चलते हैं कि हमारा जो वर्णों का क्लासिफिकेशन है, वर्णमाला है, उसके बारे में हम गहराई से अध्ययन करते हैं, आगे समझते हैं कि स्वर क्या होता है। पहले हम स्वर को समझते हैं, फिर स्वरों का क्लासिफिकेशन देखते हैं, और स्वरों के कितने प्रकार है, कौन कौन से भेद है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं स्वर। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि स्वर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं, और स्वरों की परिभाषा क्या होती है, स्वर हम किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमने एक बात देखी कि जो भी ध्वनि है, अब हमने पहले बात नहीं की थी, आज मैं बता देता हूँ, अब आपको बता देता हूँ कि जो भाषा है, हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो ध्वनि है। जब लिखित मौखिक रूप में भाषा का सबसे पहले मौखिक रूप आया था, उसके बाद में धीरे धीरे मौखिक रूप क्या हुआ कि मौखिक भाषा के रूपों के बारे में हम बात कर देते हैं। तो भाषा है वो सबसे पहले मौखिक रूप में होती थी, तो भाषा है वो सबसे पहले मौखिक रूप में होती थी। तो अब उसका क्या था कि ये ज़्यादा से जल्दी परिवर्तनशील थी। अब आपको मैंने कह दिया, अब ये तो आज तो रिकॉर्ड हो रहा है, उसका आप रख सकते हैं, लेकिन आज मैंने आपको कह दिया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं था। अब कौन उसको प्रूव करे कि आपने यही कहा था। तो वो क्या था कि लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया में नहीं थी,
इसलिए ये अस्थायी थी। मौखिक भाषा थी वो अस्थायी थी। इसका जो वास्तविक स्वरूप था वो हमें लंबे समय तक नहीं लेकर जा पा रहा था। इसलिए धीरे धीरे आवश्यकता हुई कि इसको एक मूर्त रूप दे दिया जाए, ताकि ये जब भी किसी के काम की हो, जब उसकी आवश्यकता होगी। पहले क्या होता था कि जैसे हम वैदिक काल से लें तो वेदों की रचना हुई, उस समय वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिए जाते थे। उन ऋषि मुनियों को वो वेद पूरे कंठस्थ करने पड़ते थे, क्योंकि पहले हमारी जो व्यवस्था थी, शिक्षण की व्यवस्था थी, वो रटंत प्रक्रिया पर आधारित थी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सुनाया जाता था, वो उसको कंठस्थ करता था, रट करके याद करता था। तो दोस्तों ऐसी प्रक्रिया थी। तो उस प्रक्रिया में हमारे पास भाषा थी वो मौखिक रूप में थी, लिखित रूप नहीं था। वो थी कि एकदम जो है वो उसको लंबे समय तक कैसे रखा जाए, तो उसके लिए हमारे पास लिखित रूप का प्रभाव मौखिक थी, ये ध्वनियों में थी, ध्वनियाँ थी। अब इसको और अधिक समय तक, लंबे समय तक रखने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ी। तो लिखित भाषा में हमारे पास लिखित भाषा का आवश्यकता पड़ी, तो इसके लिए इनके चिन्हों का प्रयोग, चिन्हों की जरूरत पड़ी। चिन्हों की जरूरत पड़ी तो संकेत, इसे हम संकेत कहते हैं, और संकेत इसे हम लिपि भी कहते हैं, लिपिबद्ध करना। जैसे हम कहते हैं ना, उसने इसको लिपिबद्ध किया। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब मौखिक भाषा थी उसको लिखित में लाया, तो लिखित में लाने के लिए जिन संकेतों की आवश्यकता पड़ी, जिन चिन्हों की आवश्यकता पड़ी, उसे हम लिपि कहते थे। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो दोस्तों आप सभी को पता है। कमेंट करके बताइए कि हिंदी भाषा की लिपि कौन कौन सी है, क्या है। तो देवनागरी लिपि है वो हिंदी भाषा की लिपि है। और ये लिपि दोस्तों आप कमेंट करके ये भी बताइए कि देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है हमारे भारत में। और जितने भी वर्ल्ड है बहुत सारी भाषाएं हैं, हमारे भारत में भी बहुत सारी भाषाएं हैं, क्योंकि भारत हमारा देश है वो विविधताओं वाला देश है। तो इसमें हमारे जो भाषा जो हमारा भारत देश है उसमें राज्यों का, जो राज्य बने हैं उनका आधार भी भाषा ही रहा है, भाषिक आधार रहा है। तो आप बताइए कि देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। तो दोस्तों जो देवनागरी लिपि है वो नागर जाति के ब्राह्मण थे, उन्होंने देवनागरी लिपि की आविष्कार किया। तो ये गुजरात में रहने वाली जाति थी, इसके बारे में हमने बात की। तो हमने ये मौखिक भाषा थी, इस ध्वनि के बारे में बात किया। तो ध्वनि है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। ये हमारी मौखिक रूप में, जब ये लिखित में आती है तो इसी को हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यदि आपके पास क्वेश्चंस में आ जाए, एग्जाम में आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो यदि ऑप्शन में यदि ये वर्ण अकेला मिले तो आपको पता ही वर्ण ही होगा। यदि वर्ण और ध्वनि दोनों आ जाए तो आपको ध्वनि राइट करना है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। अब हम बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी, यहाँ से लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई दोस्तों हमारे पास शब्द होता है। क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की हम बात करें, यदि बात करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि है। और यदि बात की जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो हमारे पास शब्द आते हैं। तो दोस्तों हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। इस जानकारी को आप याद रखिएगा, ये आपके काम आएगी। और जो ये हमने समझा है ये आपको इकाई नंबर 4, 5, 6 पढ़ेंगे, वहाँ पर काम आने वाली है। तो इसको आप बाल शिक्षा शास्त्र के लिए याद रखिएगा, और ये हमारे बहुत काम की है। अब हम बात करते हैं, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि स्वर क्या होते हैं, स्वर किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपने बताइएगा कि स्वर क्या होता है। तो हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण में जब हमारी जो ध्वनि होती है, जो हमारे फेफड़ों से प्राणवायु बाहर निकलती है, तो उसे हम
ध्वनि का उच्चारण होता है तो ये जो फेफड़ों से निकलने वाली प्राणवायु है वो हमारे किसी भी उच्चारण स्थान को टच न करे, निर्बाध रूप से जो बाहर आ जाती है, उसको अन्य किसी भी ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम स्वर कहते हैं। तो मतलब ये है कि इसको स्वतंत्र उच्चारण होता है। स्वतंत्र उच्चारण वाले जो वर्ण होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं और ये उच्चारण करते समय निर्बाध रूप से उच्चारित होते हैं। निर्बाध रूप से उच्चारित होते हैं। मतलब है कि जब ये उच्चारित किए जाते हैं, ध्वनि फेफड़ों से बाहर आती है तो ये किसी भी उच्चारण स्थान को नहीं छूती है। मतलब ये है कि किसी भी उच्चारण स्थान को नहीं छूती है। किसी भी उच्चारण स्थान को नहीं छूती है। जब ये ध्वनि हमारे फेफड़ों से बाहर आती है तो किसी भी उच्चारण स्थान को नहीं छूती है। मतलब यह है कि इनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यह है कि ये स्वतः उच्चारित समझा जाता है। स्वतः उच्चारित। दोस्तों, आपको ये स्वर किसे कहते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम इसका मतलब यह है कि जो हमारी वायु है, प्राणवायु है, उच्चारण करने के लिए स्वर तंत्रियों के द्वारा जो प्राणवायु फेफड़ों से निकलकर मुख के द्वारा बाहर निकलती है, वो किसी भी उच्चारण स्थान को टच नहीं करती है। मतलब नहीं छूती है। वह निर्बाध रूप से उच्चारित ध्वनि होती है, उसे हम स्वर कहते हैं। और उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि या अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम स्वर कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि यह स्वतः उच्चारित है। दोस्तों, अब हम जो स्वर है उनका वर्गीकरण करते हैं कि ये किस प्रकार से किन किन भागों में कैसे बांटे हुए हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण करते हैं दोस्तों। स्वर वर्गीकरण। स्वरों को हमारे पढ़ने के समझने के लिए और ज़्यादा आसानी से कैसे समझा जाए, इसलिए इनका उच्चारण को और स्वर है उसको वर्गीकृत कर दिया गया ताकि हमें समझ में आसानी से आ जाए। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि उच्चारण का जो वर्गीकरण है, तो उच्चारण काल के आधार पर हम इसको समझते हैं कि उच्चारण के काल का मतलब होता है समय। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण के बारे में हम बात करते हैं तो किसके आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो उच्चारण काल का मतलब ये होता है कि एक स्वर को, एक वर्ण को जब हम उच्चारित करते हैं, उच्चारित का मतलब होता है कि हम ध्वनि अंदर से बाहर आती है, प्रकट होती है, तो उसमें कितना समय लगता है। काल का मतलब होता है मात्रा, समय। जब आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो उनको पता होता है कि हम छंद होते हैं उसको गिनते हैं तो उसमें मात्राएं होती है, जैसे लघु मात्रा, गुरु मात्रा। तो इस प्रकार की मात्रा है कि उच्चारण काल में जो लघु मात्रा होती है उसमें समय कम लगता है और जो गुरु मात्रा होती है उसमें लघु मात्रा की तुलना में समय दुगना लगता है उच्चारण करने में। तो अब हमारे पास उच्चारण काल के आधार पर जो स्वर है वो कितने प्रकार के हैं, तो दोस्तों ये इसकी बात करते हैं। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर है वो हमारे पास दो प्रकार के। एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा है हमारे पास
एक तो हमारे पास है ह्रस्व स्वर और एक है दीर्घ स्वर, दूसरा हमारे पास है दीर्घ स्वर। तो दोस्तों ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या है, कौन कौन से हैं, इसके बारे में ज़रा आप बताएंगे कि ह्रस्व स्वर कौन सा है और दीर्घ स्वर कौन सा है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के हैं, कितने हैं ह्रस्व स्वर, कितने हैं, जल्दी कमेंट से बताइए, कमेंट करके। तो ह्रस्व स्वर है जो हमारे पास 4 है, ह्रस्व स्वर है वो 4 है, मतलब इनमें उच्चारण करते समय जो समय लगता है वो दीर्घ स्वर से आधा लगता है। इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मूल स्वर। इसे मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर क्यों कहते हैं कि इसका आगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इससे आगे कोई स्वर बनेगा तो इन्हीं से बनेगा, लेकिन इनका कोई तोड़ फोड़ नहीं है। ये कौन कौन से हैं दोस्तों, एक तो हमारे पास अ है, इसको बहुत कम समय में, जैसे इसका दीर्घ होगा तो अ आ, इनके जो उच्चारण की मात्रा है, समय है, उसमें दुगना अंतर है। फिर ई, फिर उ, फिर री। तो दोस्तों ये हमारे पास 4 है, वो 4 स्वर है वो हमारे पास ह्रस्व स्वर है, जिसे हम मूल स्वर भी कह सकते हैं, कहते हैं। और हमारे पास दीर्घ स्वर, हमारे पास टोटल स्वर होते हैं 11, जो हमने वर्णमाला में बात की थी दोस्तों। तो टोटल हमारे पास स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं, जिसमें से 4 ह्रस्व स्वर या मूल स्वर हो गए। तो बाद में इसके पीछे हमारे पास कितने स्वर बचे, 7 स्वर है, वो हमारे पास दीर्घ स्वर है। तो अब हम बात करते हैं कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो इसके बाद में इनमें से पीछे बचे हैं वो सारी दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे अ मूल आ गया, तो आ, ई, उ, ये, और इसके बाद में आगे ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों ये हमारे पास दीर्घ स्वर हो गए। अब हम बात करते हैं कि दीर्घ स्वर में भी हमारे पास है वो 4 ऐसे स्वर है जो संयुक्ताक्षर है। कैसे हैं, संयुक्ताक्षर है, संयुक्त है, ये 2 मिलके बने संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर हम किसे कहते हैं कि जो 2 भिन्न भिन्न ध्वनियाँ होती है, 2 भिन्न भिन्न ध्वनियों से मिलके जो भी स्वर बनते हैं उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे हमने जो मिश्रित व्यंजन थे उनके बारे में बात की थी, 2 भिन्न भिन्न ध्वनियाँ मिलके जो एक ध्वनि बनती है, एक जो वर्ण बनता है, उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास संयुक्ताक्षर स्वर का मतलब ये होता है कि 2 भिन्न भिन्न स्वर ध्वनियों से परस्पर मेल से 2 भिन्न भिन्न स्वर ध्वनियाँ मिल करके एक स्वर का निर्माण करती है, तो उसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो संयुक्ताक्षर हमारे पास 4 है, कौन कौन सा है, ए, ऐ, ओ, औ। अब हम बात करते हैं कि 2 हमारे पास वृद्धि स्वर है, ये ऐ और औ, ये 2 है वो हमारे पास वृद्धि स्वर है। तो दोस्तों इन दोनों स्वरों को हम वृद्धि स्वर क्यों कहते हैं, जरा बताइएगा कमेंट करके। तो वृद्धि स्वर का मतलब ये होता है कि ये इसका वृद्धि कर रहा है, ये इसका वृद्धि कर रहा है, इसलिए ऐ और औ है वो ये दोनों वृद्धि स्वर है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर है हमारे कितने प्रकार के हैं। उच्चारण स्थान के बारे में, जो उच्चारण काल के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण किया दोस्तों। अब हम हमारा वर्गीकरण का, स्वरों के वर्गीकरण का दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है, वो है हमारा पास उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण काल के बाद में हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान का मतलब ये होता है कि जब ध्वनि प्रोड्यूस होती है तो वो कहाँ से उच्चरित होती है, कहाँ से उच्चरित होती है। इसके बारे में हम बात करते हैं कि उच्चारण स्थान कौन कौन सा है, क्या क्या है। तो हमारे पास पहले हम देखते हैं कि इधर ले लेते हैं स्वर, कौन कौन से स्वर है, फिर इनके उच्चारण स्थान इधर ले लेते हैं। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान क्या है इनका। तो हमारे पास स्वर से शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहले स्वर है अ,
और ये इसका आ। तो अ और आ आप खुद उच्चारण करके देखिएगा कि इनका उच्चारण कहाँ से होता है, इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो दोस्तों इसका हम उच्चारण करते हैं तो अ और आ ये हमें कंठ से इसकी ध्वनि प्रोड्यूस होती है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठ है। क्या है? कंठ है दोस्तों। अब हमारे पास ई और ई, अगले स्वर है हमारे पास ई और ई। दोस्तों इनका भी उच्चारण करके आप खुद महसूस करके कमेंट करके बताइए कि जो ई और ई है, जो इनका उच्चारण कहाँ से होता है। तो इसका उच्चारण हमारे पास तालु से होता है। कंठ के बाद में तालु है, तो इनका उच्चारण स्थान तालु है। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास स्वर कौन सा है, कमेंट करके बताइए। उ और उ, इनका भी आप उच्चारण करके देखिए कि उच्चारण स्थान क्या है। तो इनका उच्चारण स्थान है वो उ उ। ये ओठों से हो रहा है, इसलिए इनको ओष्ठ से होता है, ओष्ठ। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। दोस्तों इसके बाद में हमारे पास अगला स्वर आता है री। तो री का उच्चारण स्थान आप भी बताइए कि क्या है। री का उच्चारण स्थान मुर्दा है, मुर्दा। मुर्दा कहाँ है, इसका मतलब ये होता है कि तालु और जो हमारे दांत है, इसके जो बीच का स्थान है उसे हम मुर्दा कहते हैं। इसके बाद में हमारे पास स्वर है ए ऐ। इसको यहाँ ले लेता हूं मैं, ए और ऐ। इनका स्थान दोस्तों हमने ये बात की थी कि ये है जो संयुक्ताक्षर है। कौन से है? संयुक्ताक्षर है। तो इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ तालु। कंठ तालु का मतलब ये होता है कि इनका जो निर्माण है वो ए व ऐ का निर्माण है, वो कंठ मतलब ए और तालु का मतलब ई, इन दोनों के मेल से जो बने हैं, इसके लिए इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु आया। इसके बाद में हमारे पास ओ और औ है। तो इनका उच्चारण हमारा पास, इनका उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। क्या है? कंठ और ओष्ठ से निर्माण इनका होता है, तो इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। इनका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ का मतलब क्या हुआ कि इनमें अ और आ जिनका उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ है इनका उच्चारण स्थान। तो दोस्तों ये कंठ से फिर इनमें मिला है ई, इसमें ई और ई तो मिला है, ए और ऐ में उ और उ मिलके ओ और औ बना है, इसलिए इनको कंठोस्थ कहते हैं। दोस्तों ये उच्चारण स्थान आपको याद रख गया। इनको याद रखने का सबसे आसान तरीका आपको नजर आ गया होगा कि अब आपको ये खुद उच्चारण करना है और खुद उच्चारण करके ये महसूस करना है, ताकि आप जिंदगी में कभी भी इनको नहीं भूल पाओ कि उनका जो उच्चारण स्थान क्या है। रट के रखोगे तो आप 2 दिन में, 1 महीने में, 3 महीनों में, 10 महीनों में, जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक आप भूल जाओगे। यदि भूले भी नहीं हो तो एग्ज़ाम हॉल में आपको ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्तों इनको आप प्रैक्टिस करके अपने ऊपर अप्लाई करके व्यवहारिक रूप से, क्योंकि ये अप्लाइड है, क्योंकि हमारे सामने है, जिसको हम बोल सकते हैं, कभी भी बोल के इसका प्रयास कर सकते हैं कि इनका उच्चारण कहाँ से हुआ। तो दोस्तों अब इनका उच्चारण का अगला जो वर्गीकरण है, अगले के आधार पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों अगली बात है कि ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार का मतलब होता है कि ओष्ठ का मतलब हमारे ओठ होते हैं। तो ओष्ठाकृति के आधार पर का मतलब बात ये होती है कि हमारे ओठ की आकृति कैसे होती है। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर हम ये बात पता करते हैं कि किस प्रकार के ये वर्ण है, स्वर है। तो इसके बारे में भी हमारे पास 2 प्रकार का वर्गीकरण है दोस्तों। इसका भी हमारे पास 2 प्रकार के वर्गीकरण है आगे। एक हमारे पास है आवृतमुखी और दूसरा है नावृतमुखी। पहला हमारे पास आवृतमुखी है दोस्तों। आवृतमुखी का मतलब ये होता है कि हमारे जो ओठ है वो ओठों की आकृति गोलाकार में होती है। जैसे ऊ बोला, ऊ, ऊ, ओ, औ। आपको ये लग रहा है ना, ओठों की जो आकृति है वो गोल है,
मतलब इसका अर्थ होता है कि होठों की आकृति, होठों की, क्योंकि आकृति का आधार है ओष्ठाकृति से, तो होठों की आकृति है वो गोल होती है, होठों की आकृति गोल। तो इसमें कौन कौन से स्वर है दोस्तों, इन स्वरों के बारे में हम बात करते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि जो आवृतमुखी स्वर है वो कौन कौन से है। तो दोस्तों जो आवृतमुखी स्वर है वो ऊ है, ऊ, ओ और औ, ये चारों हैं वो कितने हैं, ये 4 है। फिर पीछे कितने बचे दोस्तों, वो दूसरा हमारा जो इसका वर्गीकरण है वो अनावृत, अनावृतमुखी, अनावृत, एक आवृतमुखी होता है, आवृतमुखी, और एक होता है अनावृतमुखी, अनावृतमुखी। ये हमारे पास 7 है, जो पीछे बचे हुए वो 7 है। इसका मतलब ये होता है कि होठों की आकृति, होठों की आकृति है वो गोल नहीं होती, गोलाकार नहीं होती है। मतलब जो हमारे पास आवृत्तिमुखी में जो होठों की आकृति थी वो गोल थी। जब हम उच्चारण कर रहे थे तो ऊ, ऊ, ओ, औ, इसमें होठों की आकृति है वो गोल होती है। तो अनावृतमुखी में हमारे पास होठों की आकृति गोल नहीं होती है। तो इसमें कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, ऊ, और ऊ है वो गोल है, इसकी आकृति गोल होने की वजह से वो आवृतमुखी में चले गए। इसके बाद में आ गया री, फिर है ए, ऐ। तो ये हमारे पास 7 स्वर थे वो अनावृतमुखी में आ गए दोस्तों। अब हम आगे की बात करते हैं कि नासिका के आधार पर अगला जो हमारा वर्गीकरण है स्वरों का, ये आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। समझ में आ गया हो तो हमारे इस सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो जो स्वर है उसकी हमारे पास अगली जो इसका वर्गीकरण है, स्वरों का वर्गीकरण है, वो अगला है कि नासिका के आधार पर जब हम उच्चारण करते हैं तो कई स्वर ऐसे होते हैं कि कई स्वरों को कभी कभी हम नाक से बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि नासिका के आधार पर स्वर है वो कैसे वर्गीकृत किए जाते हैं। नासिका का मतलब होता है कि हमारा नाक, नासिका के आधार पर, और ये हमारा चौथा वर्गीकरण है। अब हम बात करते हैं कि नासिका के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण नासिका के आधार पर कैसे होता है। तो इसमें हमारा जो नासिका के ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक अनुनासिक होता है, एक हमारा होता है वो अनुनासिक होता है। कौन सा होता है दोस्तों, अनुनासिक। अनुनासिक स्वर होते हैं जिसमें हम अनुनासिक, और अनुनासिक का जो चयन होता है वो ऐसे होता है दोस्तों। अधिकतर आपने देखा होगा कई स्वर होते हैं, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ऐसा लगा हुआ होता है। और दूसरा हमारा जो वर्गीकरण है वो अनुनासिक होता है। एक पहला अनुनासिक, फिर अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब ये होता है कि अनुनासिक, नासिक और अनुनासिक। अनुनासिक। तो दोस्तों ये हमारे पास जो वर्ण थे इनके बारे में हमने बात किया। तो अनुनासिक का मतलब होता है कि ये सारे के सारे जो स्वर है उनके ऊपर ये ऐसे बिंदी, ये अनुनासिक का जो चिन्ह है, जो मात्रा है वो लग जाती है। तो ये भी 11 है और ये भी 11 है, इन सभी के ऊपर ये लगता है। तो ये मतलब ये होता है कि अनुनासिक होते हैं, उनका जो उच्चारण होता है वो नाक से किया जाता है।
कहाँ से किया जाता है दोस्तों? नाक से किया जाता है। अब हम आगे की बात करते हैं। ये आपके ज़्यादा समझने की बात नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो नाक से उच्चारित किए जाते हैं, मतलब हर स्वर होता है उसको हम नाक से उच्चारित कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमने इसकी आगे की क्लास आगे प्रारंभ करते हैं कि इसका 5वां जो वर्गीकरण है उसके बाद हम बात करते हैं। तो जिह्वा के आधार पर, मतलब हमारी जीभ है उसके आधार पर, जिह्वा के भागों के आधार पर, जिह्वा के भागों के आधार पर, मतलब जीव है हमारी जिह्वा है उसके भाग है, जैसे मध्य से बोला जा रहा है या फिर पीछे के भाग से बोला जा रहा है या फिर आगे के भाग से बोला जा रहा है। तो ये किस भाग से जो उच्चारित होते हैं जो हमारे स्वर, इनके आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। तो दोस्तों इसको हम आज एक टेबल के द्वारा समझेंगे। तो ये हमारा जिह्वा का भाग लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर कि कहाँ से उच्चारित होते हैं, और इससे बाद में हम आगे की बात करते हैं। तो अग्रभाग लिख देता हूँ। अग्रभाग का मतलब होता है आगे से, जिह्वा के आगे से। फिर मैं लिख देता हूँ मध्य भाग। मध्य भाग का मतलब होता है बीच में से। फिर मैं लिख देता हूँ पक्ष भाग। पक्ष भाग होता है, उसका मतलब ये होता है कि हमारी जीभ है उसके पक्ष भाग से बोला जाता है, मतलब पीछे से बोला जाता है। अब हम एक और इसका वर्गीकरण कर देते हैं कि जब मुंह की आकृति होती है वो किस तरह से होती है, मुंह कितना खुलता है कितना नहीं खुलता है। तो अब इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो एक हमारे पास समृद्ध होता है, और फिर इसके बाद में हमारे पास अर्ध समृद्ध होता है। अर्ध समृद्ध। फिर हमारे पास होता है अर्ध विवृत। फिर हमारे पास होता है विवृत। तो दोस्तों इनको मैं एक टेबल बना लेता हूं ताकि हमें समझने में आसानी रहेगी, ताकि दिक्कत ना हो कि हम कौन सा स्वर कौन सा व्यंजन किस प्रकार से है। इसको दोस्तों मैं एक टेबल बना देता हूं। तब तक आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा अग्रभाग है, कौन से स्वर है वो अग्रभाग से बोले जाते हैं, और कौन से स्वर है वो मध्य भाग से, जिह्वा के मध्य भाग से बोले जाते हैं, और कौन से स्वर ऐसे ऐसे हैं जो जिह्वा के पक्ष भाग से बोले जाते हैं। पेन में स्याही डाल दी है। अब हम आगे का जो जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं, आगे जानते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारे समृद्ध वर्ण है, समृद्ध स्वर है, वो हमें इसको समझने का बहुत अच्छा तरीका मैं बता देता हूँ कि इसको मध्य भाग से अ से स्टार्ट कीजिएगा, और अ से फिर यहाँ से सीधे आ जाइए आ, फिर आप यहाँ से आ जाइए ई और ई, फिर आपको इधर जाना सीधा, इधर मध्य भाग में अ के अलावा और कोई उच्चारित नहीं होता है, उ और उ। ये आपको यहाँ से याद करने हैं। फिर हम इसके बाद में री आता है, तो री, फिर ए, और इसके बाद में है वो ए के बाद में ऐ यहाँ से उच्चारित होता है, और फिर आपके पास में दो स्वर बचे वो ओ और औ। तो दोस्तों आपको ये टेबल इस तरीके से याद हो गई होगी, क्योंकि रटने से आपको आसानी से याद नहीं होती, इसलिए आपको समझने की आवश्यकता है कि हम इसको एक अपने अच्छे तरीके से सीक्वेंस बना लेते हैं कि क्योंकि इस तरह से आप टेबल बना देना, इधर से समृद्ध से स्टार्ट करना, अर्ध समृद्ध, फिर अर्ध विवृत, फिर विवृत। तो इसको आप अर्ध विवृत से ये याद कर लेना कि मध्य भाग में केवल एक अर्ध विवृत शब्द ही है, वर्ण ही है जो मध्य भाग से उच्चारित होता है। मध्य भाग से और कोई भी जिह्वा के मध्य भाग से अ के अलावा कोई भी स्वर उच्चारित नहीं होता है। तो ये यहाँ से और इसमें कोई नहीं आता है। फिर इसके अ के बाद में इधर चले जाइए आ, फिर ई उ री ए ऐ ओ और औ। ये आपको सीक्वेंस याद करना। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि समृद्ध शब्द होते हैं, समृद्ध स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो समृद्ध स्वर होते हैं, इसमें हमारा मुंह होता है वो सबसे कम खुला होता है, बहुत कम खुला होता है। कम खुले का मतलब होता है कि ई बहुत कम खुला हुआ होता है। उ
ऊ, इसमें भी बहुत कम खुला हुआ होता है। और जो ई और ई है वो हमारे जिह्वा के अग्र भाग से उच्चारित होते हैं, और ऊ है वो जिह्वा के पक्ष भाग से उच्चारित होते हैं। इसके बाद में होता है कि अर्ध समृत, इससे थोड़ा ज़्यादा खुला हुआ, समृत से थोड़ा अधिक, थोड़ा अधिक, समृत से थोड़ा अधिक, इससे थोड़ा अधिक, किससे थोड़ा अधिक, इससे थोड़ा अधिक मुंह खुला रहता है हमारा। इसमें हमारे पास तीन स्वर है, री और ए और ओ, ये है वो इसमें हमारा अर्ध समृत स्वर है। इसके बाद में आता है कि अर्ध विवृत स्वर। इसमें होता है कि इससे थोड़ा अधिक, इससे थोड़ा अधिक खुला होता है, इससे थोड़ा अधिक मुंह खुला होता है। ऐ, अ और औ, इसमें थोड़ा मुख ज़्यादा खुला हुआ होता है। इसके बाद में विवृत होता है। विवृत में सबसे अधिक मुख खुला होता है, सबसे ज़्यादा मुख खुला होता है, खुलता है। इसका मतलब ये होता है आ में हमारा मुख है वो पूरा खुल जाता है, और इससे थोड़ा कम ये खुलता है, इससे थोड़ा कम ये खुलता है, इससे थोड़ा कम ये खुलता है। तो दोस्तों आपको स्वर वर्गीकरण आज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब समय काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए हम आज केवल अयोग वा को और ले लेते हैं दोस्तों। स्वर वर्गीकरण के बाद में हम लेते हैं अयोग वा। दोस्तों स्वर के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो दोस्तों अभी भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो ऑफलाइन होने के बाद में भी आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आपको अच्छे तरीके से और समझाने का प्रयास करेंगे। स्वर वर्गीकरण के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारा अगला स्टेप अयोग वाहा। अयोग वाहा, अयोग वा क्या है, कितने हैं, इसके बारे में हमने थोड़ी सी आगे चर्चा की थी जब मानक वर्णमाला में। लेकिन अब हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये क्या है, कैसे बनते हैं और कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें हमारे पास दो अयोग वा है, एक तो है अंग और दूसरा है ह। इसका उच्चारण दोनों का, इसका उच्चारण ह के जैसा होता है, इसका उच्चारण है वो ह के जैसा होता है, ह के जैसा होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये क्या ये स्वर है या क्या ये व्यंजन है। कमेंट करके बताइए कि अयोग वा होते हैं उनको हम जो वर्णमाला है, वर्णों का जो वर्गीकरण करते हैं, तो उसमें हम इनको स्वरों में रखें या फिर व्यंजनों में रखें। तो दोस्तों इसकी क्लियर सी बात है कि ये न तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। इसकी पहली बात है कि ये न तो स्वर है, न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, और न ही व्यंजन है। ये दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये न तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। लेकिन एक दूसरी बात है कि ये किससे बने हुए होते हैं, ये व्यंजनों से बने हुए होते हैं। ये व्यंजन से बने हैं, व्यंजन से बने। व्यंजन से कैसे बने हैं कि ये व्यंजन हमेशा ये जो है व्यंजन से बने हैं। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास दो जो अयोग वा है उसमें एक तो ये हमारा है अनुस्वार। इसका इन दोनों के स्पष्ट नाम है, कौन कौन से हैं, दो है, इन दोनों के हमारे पास स्पष्ट नाम है। ये अयोग वा, हम इसको स्पष्ट लिख देते हैं अयोग वा, और दो होते हैं, एक होता है हमारे पास अनुनासिक, एक हमारे पास होता है अनुनासिक नहीं सॉरी अनुनासिक तो उधर आता है स्वर में, स्वरों के प्रकार में आता है। एक होता है हमारे पास अनुस्वार जिसको हम ऐसे इंगित करते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है विसर्ग। क्या होता है विसर्ग, जिसका ये ऐसे इंगित करते हैं। दोस्तों आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी कि अनुस्वार होता है और ये दोनों हैं वो हमेशा स्वर को अनुसरण करते हैं। किसको करते हैं, स्वर का अनुसरण करते हैं।
स्वर का अनुसरण करते हैं। मतलब कैसे, जैसे हमने लिखा कंठ, कंठ, तो ये अनुस्वार था, ये हमेशा इसके क था। क से पहले, अनुस्वार से पहले अ स्वर है और क के बाद में भी अ स्वर है, तो अ स्वर का ये हमेशा हलंत वाले व्यंजन के ऊपर ये दोनों नहीं आएंगे। तो ये आपको समझ में आ गई है दोस्तों बात। अब हम विसर्ग है, इन दोनों के उच्चारण स्थान की बात कर देते हैं कि उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। तो इसका उच्चारण स्थान है वो कंठ है, इसका उच्चारण स्थान नासिका है, नासिका से ये उच्चारित किया जाता है और इसका उच्चारण स्थान है वो कंठ है। और ये है जो अ से बना है, जो हमने पहले बात कर दी है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप राय ज़रूर दें और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये सेशन था वो कैसा लगा, हमारा जो ये क्लास थी आपको कैसी लगी। यदि आपको हमारी ये क्लास बहुत अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम पर हमें फॉलो करें, टेलीग्राम पर दोस्तों फॉलो करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम के बाद में आप जो हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर सकते हैं, उसका भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। कमेंट करके बताइए कि आपका जो हमारा ये सेशन था वो कैसा रहा, आपके लिए कितना लाभदायक रहा। और आशा करता हूँ कि ये जो आज की जो हमारी क्लास थी वो आने वाले समय में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और आने वाली जितने भी क्लासें हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड रहेगी। और वर्ण विचार का जो हमारा टॉपिक था वो आज अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसको हम अगली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा और आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारा जो ये सेशन है, जो हमारा ये टारगेट 30 है, उसको आप सक्सेस बनाइएगा और अपने दोस्तों को भी इनसे जोड़िए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।